नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की भाषा और बोलियों पर डिटेल में कंप्लीट टॉपिक पर चर्चा कर ली थी। आज अपन एक राजस्थान की कला संस्कृति में एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है राजस्थान का साहित्य। बहुत बड़ा टॉपिक है और डिफिकल्ट भी है, लेकिन क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं साहित्य को लेकर के, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उन पर भी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अपन बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने राजस्थानी साहित्य को कालक्रम के अनुसार देखें तो 4 भागों में बांटा है अपन ने। कितने भागों में? 4 भागों में। प्राचीन काल जिसे वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया पूछे आपको, तो अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको वीर गाथा काल के नाम से जाना है। किसको? प्राचीन काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसका कार्यकाल रहता है अपने कालक्रम के अनुसार 1050 ईस्वी से लेकर के 1450 ईस्वी तक। 1050 से 1450 ईस्वी तक प्राचीन काल का काल रहा है। और ये इस काल में वीर रसात्मक काव्य का सर्जन किया गया था। वीर रस प्रधान सबसे ज्यादा रचनाएं कौन से काल में की गई थी? अपने प्राचीन काल में, इसीलिए तो इसको वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए श्रीधर व्यास ने रणमल छंद की रचना की थी। किसने? श्रीधर व्यास ने रणमल छंद की रचना प्राचीन काल में की थी, वीर गाथा काल में। ठीक है, दूसरा भाग है अपने पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ? संत साहित्य सबसे ज्यादा लिखा गया। संतों में सबसे पहले रामसनई, दादूजी, नाथपंथ, अलख्या, विष्णुई व जसनाथी संप्रदाय और मीरापद, ये सब है जो भक्ति काल के दौरान रचित किए गए थे। तो अपने भक्ति काल में सब संत साहित्य सबसे ज्यादा लिखा गया था। उदाहरण के लिए अपने पृथ्वीराज राठौड़ का वेली कृष्ण रुक्मणी जो किसने लिखा था पूछे आपको, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। पृथ्वीराज राठौड़ जी ने डिंगल के हेरोज के नाम से जाना जाता है। डिंगल के हेरोज किसको बोलते हैं? तो पृथ्वीराज राठौड़ को। और डिंगल के हेरोज इनको किसने कहा था पूछे आपको, तो एल.पी. तैसीतोरी ने, है ना, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज कहा था। इसके अलावा आपको पूछ ले तो रामरासो जो कि किसने लिखा है, तो माधवदास ददवाड़िया के द्वारा। इन सब पर अपन डिटेल में आगे चर्चा भी करेंगे। उसके बाद में उत्तर मध्यकाल जो कि रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें संगारिक रचनाएं सबसे ज्यादा की गई। संगार, रीति और नीति पर काल भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें संगारिक रचनाएं ज्यादा की गई थी। प्रेम पूर्वक रचनाएं, संगार से संबंधित रचनाएं सबसे ज्यादा हुई थी। और ये कालक्रम है 1650 से 1850 ईस्वी। 1650 से 1850 ईस्वी तक का ये काल रहा है। इसमें रघुनाथ रूपक जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, तो मंछाराम के द्वारा रघुनाथ रूपक लिखी गई। राज्य रसोटा जो कृपाराम खिड़िया के द्वारा लिखा गया था, राज्य रसोटा। और इसके अलावा चक्रिया रसोटा धनसिंह राजपुरोहित के द्वारा लिखे गए थे। और मोतिया रसोटा लिखा गया था भगवती लाल शर्मा के द्वारा। तो रघुनाथ रूपक किसने लिखा था? रघुनाथ रूपक मंछाराम के द्वारा। राज्य कसोटा कृपाराम खिड़िया के द्वारा। चक्रिया रसोटा धनसिंह राजपुरोहित के द्वारा। और मोतिया रसोटा लिखा गया था भगवती लाल शर्मा के द्वारा। उसके बाद में आधुनिक काल जिसमें विविध विषयों व विधाओं से मुक्त साहित्य लिखा गया था आधुनिक काल में। और 1850 ईस्वी से लेकर वर्तमान काल तक कालक्रम को आधुनिक काल में रखा जाता है। और इसमें कवि पूछे कौन कौन से हैं, तो अपने इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध साहित्य लिखा गया था। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? अपने सूर्यमल मिश्रण है, कवि बाकीदास है, कवि बाकीदास ने अंग्रेज मुल्क रमाई। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण ने भी कई रचनाएं की जिनकी डिटेल में अपन अलग से चर्चा करेंगे आगे। और इसमें राजस्थानी साहित्य के हिसाब से इसको किस प्रकार से विभाजित किया है? देखिए, साहित्य में देखो चारण साहित्य, जैन साहित्य, संत साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और लोक साहित्य के रूप में इसको विभाजित किया गया। इम्पोर्टेंट है क्योंकि चारण साहित्य पर अपने आरएस मेंस में क्वेश्चन पूछा भी गया है, बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है चारण साहित्य को लेकर के। तो आपको आगे कुछ भी पूछ सकते हैं, जैन साहित्य पूछ सकते हैं, संत साहित्य पूछ सकते हैं, ब्राह्मण साहित्य पर भी पूछा जा सकता है और लोक साहित्य पर भी पूछा जा सकता है, इसीलिए डिटेल में आपको याद रखना है। ठीक है, चारण साहित्य जो कि पद्य शैली में लिखा गया था, पद्य शैली में। और भाषा पूछे तो चारण साहित्य की डिंगल भाषा, कल अपन ने चर्चा भी की थी कि डिंगल साहित्य है जो डिंगल शैली है जो अपने चारण कवियों के द्वारा रचित की गई थी, जबकि पिंगल है जो भाट कवियों के द्वारा। और डिंगल है जो अपने पश्चिमी राजस्थान में, वही अपने पिंगल है जो पूर्वी राजस्थान में। इन पर अपने चर्चा भी की थी। तो पद्य शैली में लिखा गया चारण साहित्य
और डिंगल भाषा में लिखा गया था चारण साहित्य। गद्य शैली की प्रथम रचना इसमें पूछे, हालांकि ये गद्य और पद्य दोनों की थी, यानी चंपू शैली की रचना थी, लेकिन इसमें चारण साहित्य की पहली रचना पूछ ले गद्य की तो अचलदास खिचरी वचनिका, जो कि गद्य और पद्य शैली की थी, चंपू शैली में रची थी। अचलदास खिचरी वचनिका जो कि किसने लिखी पूछे आपको, तो शिवदास गार्डन के द्वारा ये रचना लिखी गई थी। अचलदास खिचरी वचनिका, शिवदास गार्डन। और इसके अलावा चारण साहित्य के उदाहरण कौन कौन से पूछे आपको, तो वेली किशन रुक्मणी, जो कि किसने लिखा था, तो पृथ्वीराज राठौड़ जी ने। डिंगल का हेरोस कहते हैं, डिंगल का हेरोस किसने कहा था, इनको अपने अभी पढ़ा था एलपी तेसीतोरी ने, ठीक है। रामरासो, रामरासो जो कि इसके ग्रंथ के रचयिता है अपने माधोदास ददवाडिया जी ने लिखा है रामरासो। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवर्ती के द्वारा लिखा गया था, पृथ्वीराज रासो, इसमें अपने अग्निकुंड सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है, किसमें, पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। और गीत कृतियां भी अपने चारण साहित्य में लिखी गई थी। कौन कौन सी गीत कृतियां लिखी गई पूछे आपको, तो हरदास के अलावा लाखों, वो बक्सो गोवर्धन, ये सब है जो गीत कृतियां चारण साहित्य के दौरान लिखी गई थी, ठीक है। दोहा कृतियां पूछ ले आपको कि अपने चारण साहित्य में कौन कौन सी दोहा कृतियां लिखी गई थी, तो अपने ढोला मारू रदुआ किसने लिखा था पूछे, तो कवि कल्लोल के द्वारा ढोला मारू रदुआ लिखा गया था। इसमें ढोला और मारू ये पति पत्नी थे, प्रेमी थे, इनकी छोटी उम्र में विवाह हो जाता है, अजमेर में इनका विवाह होता है, पुष्कर अजमेर में इनका विवाह होता है, जहाँ ढोला 3 वर्ष का था और मारू थी 1.5 वर्ष की। इसकी संपूर्ण कहानी इसमें है। इसके अलावा जवान रासो जो कि सीताराम रत्नू के द्वारा लिखा गया था, जवान रासो सीताराम रत्नू के द्वारा। गंगा जी रदुआ, ठाकुर जी रदुआ, ये भी अपने पृथ्वीराज राठौड़ के, पृथ्वीराज राठौड़ के वेली किशन रुक्मणी, ठाकुर जी रदुआ, इसके अलावा अपने गंगा जी रदुआ, ये 3 रचनाएं हो जाएगी अपने पृथ्वीराज राठौड़ की, ठीक है। अब है जैन साहित्य। जैन साहित्य में क्या हुआ था, तो जैन साहित्य की शैली पूछे आपको तो चंपू शैली थी। चंपू शैली बोले तो गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, उसे क्या कहता है, चंपू शैली कहते हैं। तो जैन साहित्य चंपू शैली में लिखा गया था। और भाषा पूछे तो जहाँ चरण साहित्य में डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया, वहीं जैन साहित्य में सबसे ज्यादा अधिकांश रचनाएं हुई है वो मारवाड़ी भाषा में हुई है। हालांकि मारू गुर्जर भाषाओं का भी प्रयोग किया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा अधिकांश जो भाषा प्रयोग हुई है वो मारवाड़ी भाषा थी जैन साहित्य में। और रचनाओं में उदाहरण में देखें अपन तो हरिभद्र सूरी के है समुद्र काव्य और धूर्ताख्यान। समुद्र काव्य और धूर्ताख्यान किसने लिखा पूछे आपको, तो हरिभद्र सूरी की रचना है। इसके अलावा सुख निदान, सुख निदान किसने लिखा था, तो जगन्नाथ के द्वारा सुख निदान लिखा गया, जगन्नाथ के द्वारा। इसके अलावा पूछ ले आपको कुवल्यमाला, कुवल्यमाला जिसकी चर्चा अपन ने कल भी की थी, किसने लिखा था, तो उदयतन सूरी ने। और इसमें 18 भाषाएं, देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें अपने राजस्थान की मारवाड़ी भाषा का भी उल्लेख किया गया है, इसमें कुवल्यमाला में। पंचग्रंथी व्याकरण, पंचग्रंथी व्याकरण किसने लिखा पूछे आपको, तो बुद्धिसागर सूरी के द्वारा पंचग्रंथी व्याकरण लिखा गया। इसके अलावा भृतेश्वर बाहुबली जो कि बृजसेन सूरी के द्वारा लिखा गया, भृतेश्वर बाहुबली। इसके अलावा नेमिनाथ बारहमासा जो कि किसके द्वारा लिखा गया, कवि पालण के द्वारा नेमिनाथ बारहमासा लिखा गया था। और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसकी भाषा है जो मारू गुर्जर भाषा है। नेमिनाथ बारहमासा की कौन सी भाषा है, मारू गुर्जर भाषा है। और ये प्रथम बारहमासा ग्रंथ है, कौन सा, आपको पूछ ले कि अपने राजस्थान का प्रथम बारहमासा ग्रंथ कौन सा है, तो आपको याद रखना है कौन सा है, नेमिनाथ बारहमासा, ठीक है। और जैन धर्म की इसमें क्या है, तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जो कौन हुए थे, अपने नेमिनाथ जी। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का वर्णन है इसमें, किसमें, तो नेमिनाथ बारहमासा में, ठीक है। इसके अलावा संत साहित्य, संत साहित्य पूछे आपको तो पद्य शैली में रचित किया गया था, पद्य शैली में संत साहित्य। और इसमें मीरा की पदावली, मीराबाई की पदावली के अलावा दादूवाणी, नरसिंह जी मायरो, नरसिंह जी को मायरो किसने लिखा था, तो रत्ना खाती के द्वारा मीराबाई के निर्देशन में लिखा जाता है, नैनी बाई रो मायरो। जसना जी वाणी, जाम्बो जी वाणी, ये सभी संत साहित्य लिखा गया था। संत साहित्य में जिसको भक्ति, अपने संत संप्रदाय में भक्ति का सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा पढ़ा, उस टाइम अपने डिटेल में इसके बारे में चर्चा भी कर ली थी। ब्राह्मण साहित्य, तो वहां से आप उधर से कंटेंट उठा करके इसमें लिख सकते हो, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य,
टॉपिक अपन इस तरह से पढ़ रहे हैं ताकि आपको मेंस में वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि अभी इस तरह से पढ़ोगे ना आप तो मेंस में आसानी से लिख सकते हो। आप अगर आपको पूछ ले जैन साहित्य पर 50 शब्द लिखिए तो आप आराम से लिख सकते हो। इसमें लैंग्वेज ही तो बनानी है कि जैन साहित्य है जो अपने चंपू शैली में लिखा गया है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों शैली शामिल है, और जबकि भाषा है जो मारवाड़ी भाषा है, और इनकी रचनाओं में समुद्र काव्य और धूर्ताख्यान जो कि हरिभद्र सुरु के द्वारा लिखी गई, ऐसे लैंग्वेज बना करके तो लिखना है। ये 50 से ज्यादा शब्द हो जाएंगे आपके, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है उनके नीचे अंडरलाइन कर देना है, तो आपको मेंस में वापस पढ़ना नहीं पड़ेगा ये टॉपिक, ठीक है। इस तरह से सब सारे टॉपिक मेंस के हिसाब से ही करवाए हुए हैं, तो मेंस और प्री में दोनों को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक करवाए गए हैं, ठीक है। संत साहित्य हो गया। इसके बाद में ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य है जो मंदिरों, देव स्थानों व मठों में रचित किया गया था। कौन सा साहित्य? तो ब्राह्मण साहित्य। नाम से ही स्पष्ट है कि ब्राह्मण, ब्रह्मा जी का ब्राह्मण कहाँ पे रहते हैं अपने महाराज, तो मंदिरों में रहते हैं, तो मंदिरों में रचित करेंगे। कौन सा? ब्राह्मण साहित्य है। ये भी चंपू शैली में गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं पूछे तो अपने हो जाएगी बिसलदेव रासो, जिसे सलदेव रासो के नाम से भी जाना जाता है। बिसलदेव रासो या सलदेव रासो, ये किसने लिखी थी? तो नरपति नाले ने। नरपति नाले के द्वारा लिखी गई थी सलदेव रासो। और इसमें क्या है? तो बिसलदेव और राजमती का प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है इसमें। किसमें? तो बिसलदेव रासो में बिसलदेव और राजमती की। राजमती कौन थी? तो राजमती है जो अपने धार नरेश की बहन थी, ठीक है। अपने बिसलदेव और राजमती के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा रणमल छंद जो कि किसके द्वारा रचित किया गया है, उसकी चर्चा अपन अभी की थी। श्रीधर व्यास के द्वारा रणमल छंद की रचना की गई थी, ठीक है। इसके अलावा लोक साहित्य। लोक साहित्य पूछ ले आपको तो लोक साहित्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो अपने जन समूह के द्वारा लोक साहित्य लिखा गया था। लोक साहित्य में लोक कथाएं, काव्य, जन काव्य, लोकगीत, पहेलियां इत्यादि लिखी गई थी। और लोक कलाओं में फड़ चित्रण किया गया था। फड़ चित्रण और लोक काव्य में ढोला मारूरा दूहा जो कि कवि कलोल के द्वारा अभी चर्चा की थी, ये भी अपने लोक साहित्य में लिखा गया। इसमें एक इसका नियम, इसकी खास विशेषता यह है कि इसमें कोई नियम और विधा और शैलियों से बंधा हुआ नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से लिखा गया था लोक साहित्य, तो इसमें नियम नहीं थे कोई भी, ना कोई इसकी कोई विधा है, कोई शैली है, इससे बंधा हुआ नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से रचित है। ढोला मारू रदुआ अभी बता ही दिया कि 3 साल का था ढोला और मारू थी 1.5 साल की। इसका विवाह का वर्णन है इसमें ढोला मारू रदुआ में कवि कल्लोल ने लिखा है, और पुष्कर में इनका विवाह होता है। और इनका तोरण द्वार है जो बागेरा गांव पुष्कर में लगाया गया था, तोरण द्वार, और विवाह अजमेर में पुष्कर में ही हुआ था, ठीक है। तो अपन ने चारण साहित्य, जैन साहित्य, संत साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और लोक साहित्य की पर चर्चा कर ली है। अब अपन एक एक पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अपन विधाएं और शैलियों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले, क्योंकि शैलियां है जो मिलान करने में पूछते हैं कि दवावेद क्या होते हैं। इसके अलावा रासो किसको कहते हैं, तो इन पर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले शब्दावली पर। आगे गद्य और पद्य की शैलियों के बारे में चर्चा करते हैं। गद्य और पद्य की शैलियां या फिर विधाएं, जिनमें सबसे पहले ख्यात शैली। ख्यात का मतलब क्या होता है? ख्यात का मतलब ही होता है विख्यात, प्रख्यात या फिर कीर्ति। इन सब का उल्लेख किया जाता है। कीर्ति का, राजा की कीर्ति का उल्लेख या फिर उसका कथानक की कीर्ति का उल्लेख किया जाता है ख्यात में। तो ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है संलग्न ख्यात और एक होती है बाल ख्यात। संलग्न ख्यात किसको बोलते हैं? तो जो बड़ी बड़ी रचनाएं होती है जिसमें बड़ी बड़ी घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, जो बड़ी बड़ी रचनाएं होती है वो है अपने संलग्न ख्यात में आती है। वही बाल ख्यात में छोटी छोटी बातों का इतिहास होता है, और ये छोटे ग्रंथ होते हैं जिन्हें बाल ख्यात के नाम से जाना जाता है। इस ख्यात का प्रारंभ कब हुआ पूछे आपको, तो अपने मुगल शासक अकबर के काल में ये ख्यात शैली प्रारंभ हुई थी। तो ख्यात प्रारंभ कब हुई थी? तो अपने अकबर के काल में। और उदाहरण के लिए दयाल दास के ख्याल जो कि किसके द्वारा रचित की, इसमें क्या है दयाल दास जी की ख्यात में क्या है, नाम से स्पष्ट है ये दयाल दास जी द्वारा रचित की गई थी। और इसमें क्या है पूछे आपको, तो बीकानेर के शासक थे राव बीकाजी। राव बीकाजी से लेकर के राव अनूप सिंह जी तक के राजाओं का इतिहास है किसमें, तो दयाल दास ख्यात में, ठीक है। इसके अलावा मूणोत न्यासी ख्यात, ये भी मूणोत नैन्सी के द्वारा रचित है। बांकीदास ख्यात, बांकीदास जी के द्वारा। राठौड़ों ख्यात, वेली किशन रुक्मणी ख्यात जो कि पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, और बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात, ये सब ख्यात शैली के उदाहरण है, ठीक है। ख्यात शैली के उदाहरणों में दयालदास ख्यात, मूणोत नैन्सी ख्यात, बांकीदास ख्यात, राठौड़ों ख्यात, वेली किशन रुक्मणी ख्यात और बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। इन पर अलग से मून और नैन्सी की ख्यात के बारे में अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे आगे अपन। और अभी तो
अर्थ जान लेते हैं कि ख्यात शैली कौन कौन किसको कहते हैं और इसमें उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने है दवावेद शैली। दवावेद का अर्थ क्या होता है? ये है ना उर्दू और फारसी शब्द है। कौन? दवावेद उर्दू और फारसी शब्दार्थ युक्त शैली है। इसमें ये कलात्मक गद्य शैली में लिखी गई है, कलात्मक गद्य रूप में लिखी गई है। इसमें कथन का गुणगान, राज्य का वैभव, युद्ध, आखेट, नक्सिक आदि का वर्णन किया जाता है। किसमें? दवावेद में। क्या क्या कथानक का एक तो गुणगान किया जाएगा, इसमें राज्य का वैभव का वर्णन किया जाएगा, इसके अलावा युद्ध का भी और आखेट शिकार का भी इसमें वर्णन होता है, नक्सिक आदि का वर्णन किया जाता है। ये तुकांत व परवा युक्त शैली है, तुकांत और परवा युक्त शैली है। उदाहरण के लिए महाराजा जवान सिंह दुआवेद, महाराणा जवान सिंह दुआवेद, राजा जयसिंह दुआवेद, अखमाल देवडारी दुआवेद, जवान सिंह दुआवेद, महाराजा जयसिंह की दुआवेद और अखमाल देवडारी दुआवेद। ठीक है, इसके बाद में अपने सिलोका। सिलोका शैली क्या होती है? सिलोका का मतलब होता है सिलोका का मतलब भी होता है साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो रचना की जाती है वो सिलोका शैली में आएगी। इसमें साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो रचनाएं की गई वो सिलोका शैली के अंदर की गई। जैसे राव अमर सिंह रसिलोका, राव अमर सिंह रसिलोका वो सिलोका का उदाहरण है। अजमाल जी रसिलोको, राठौड़ कुशल सिंह रसिलोको, भाटी केहर सिंह रसिलोको, ये सब अपने सिलोका के एग्जाम्पल है। उसके बाद में अपने बही शैली, बही शैली जो कि अपने बाट जी के द्वारा बाची जाती है, भाई घर में भी बाची जाती है, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो जिनके नाम बताए जाते हैं अपने, उसको क्या बोलते हैं आप, आपके वहाँ क्या बोलते हैं, राव जी के द्वारा जो या भाट के द्वारा जो वाचन किया जाता है बही का, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली का उल्लेख होता है इसमें। जैसे उदाहरण के लिए चित्तौड़ और उदयपुर पाटनामा री बही, पाबूदान री बही, पाबूदान की बही, जोधपुर रानी मांगी की बही, ये इत्यादि है जो बही शैली के उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में रूपक शैली। रूपक शैली में क्या होता है? इसमें व्यक्ति वंश की विशेष उपलब्धियां होती है, व्यक्ति के वंश की विशेष उपलब्धियां होती है। ये कहीं ना कहीं देखो भाई शैली की तरह ही है, किस कौन सी रूपक शैली, क्योंकि इसमें भी व्यक्ति वंश की विशेष उपलब्धि होती है, जबकि इसमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी सभी पीढ़ियों की, इसमें जरूरी नहीं है कि सभी पीढ़ियों का हो, लेकिन व्यक्ति वंश की, उसके खुद के वंश की जो वर्तमान में चल रहा है उसकी विशेष उपलब्धियां होती है, वो रूपक शैली में होती है। जैसे गज गुण रूपक, गज गुण रूपक किसके द्वारा लिखा गया था? तो केशव दास जी का गज गुण रूपक। और इसके अलावा वीर भान का राज रूपक, वीर भान का राज रूपक और रूपक गोगा देजीरो, रूपक गोगा देजीरो। इसके अलावा गज गुण रूपक केशव दास जी को और वीर भान है जो राज रूपक है, वीर भान का है राज रूपक। ठीक है, उसके बाद में वचनिका शैली। वचनिका वचनिका शब्द है जो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है वचन। ठीक है, तो ये तुकांत गद्य और पद्य रचना है। इसमें चंपू शैली में गद्य और पद्य दोनों मिश्रित है। वचनिका शैली में इसके भी दो भाग है, एक तो पद्यबद्ध शैली है और एक गद्यबद्ध शैली। पद्यबद्ध शैली में इसमें मात्राओं का और नियम होता है। इसमें पद्यबद्ध शैली में 8-8 और 20-20 मात्राओं का तुकांत होता है। ये आपने हिंदी अगर किसी के सब्जेक्ट है तो इनको सही से समझ आ रहा होगा। छंद में पढ़ते हैं अपन मात्राओं और गुरु और लघु मात्राएं और तुकांत के बारे में, हिंदी वाले समझ रहे होंगे, बाकी वालों को नहीं समझ आ रहा है अगर तो रट लीजिएगा कि इसमें 8-8 मात्राओं के बाद में तुकांत, तुकांत मतलब रुकना, उसके तुक मिलना पीछे से, उसके बाद में जो रुकते हैं वो पीछे वाला लास्ट लाइन होती है ना, उसका तुकांत मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में 8-8 मात्राओं का और 20-20 मात्राओं का तुकांत होता है। इसमें 8 मात्रा के बाद में तुकांत रुकेंगे और उसके बाद में वो अगली 8 मात्राओं के बाद में रुकेंगे, यानी ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन का तुक मिलता रहेगा। ठीक है, और इसमें 8-8 और 20-20 मात्राओं का तुकांत होता है पद्यबद्ध शैली में, जबकि गद्यबद्ध शैली में ऐसा कोई नियम होता ही नहीं है। ठीक है, तो गद्यबद्ध शैली में ऐसा कोई नियम नहीं होता है। उदाहरण के लिए अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका किसने लिखी थी पूछे आपको तो शिवदास गार्डन की है अचलदास खींचीरी वचनिका, शिवदास गार्डन ने लिखी थी। राठौड़ रतन सिंह महेश दास जी री वचनिका, ये जो कि खीड़िया जग्गा के द्वारा लिखी गई थी राजस्थानी में, राठौड़ रतन सिंह महेश दास जी वचनिका जो कि खीड़िया जगह के द्वारा लिखी गई थी राजस्थान में। इसके आगे मर्सिया शैली। मर्सिया शैली, मर्सिया का अर्थ क्या होता है कि मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करना। मर्सिया, मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए जो रचनाएं की जाती थी वो मर्सिया कहलाती थी। मर्सिया जो कि मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए, जैसे राणे जगपत्रा मर्सिया। राणे जगपत्रा मर्सिया किसके लिए रचित की गई थी पूछे आपको तो महाराजा जगत सिंह की मृत्यु पर
महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने हेतु राणी जगभद्रा मर्ष्या लिखा गया था, याद रखिएगा मर्ष्या शैली। उसके बाद में रासो शैली। रासो रासो मतलब वीर। रासो में जो वीरतापूर्ण साहित्य था उसमें रासो शैली में वीरतापूर्ण साहित्य लिखा गया था। तो वीरता से परिपूर्ण साहित्य जो रासो में लिखा गया था, जैसे पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदई के द्वारा लिखा गया था, बिसलदेव रासो जो कि नरपति नाले द्वारा लिखा गया, संगत रासो, गिरधर आशय के द्वारा संगत रासो, कुमाण रासो जो कि दलपत विजय के द्वारा लिखा गया, रतन रासो जो कि कुंभकर्ण के द्वारा लिखा गया था, हमीर रासो जो कि जोधराज के द्वारा, कयाम खा रासो जो कि कवि जान के द्वारा, कयाम खा रासो, बिन्हे रासो जो कि कवि माधोदास के द्वारा, और जवान रासो जो कि अपने सीताराम रत्नू के द्वारा, और सती रासो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, और बुद्धि रासो जलह के द्वारा, और विजयपाल रासो है जो नाला सिंह के द्वारा। एक बार वापस देख लीजिए, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदई, बिसलदेव रासो, नरपति नाला, संगत रासो, गिरधर आशय, खुमान रासो, दलपत विजय, रतन रासो, कुंभकर्ण, हमीर रासो, जोधराज, कयाम खा रासो, कवि जान, बिन्हे रासो, कवि माधोदास, जवान रासो, सीताराम रत्नू, सती रासो, सूर्यमल मिश्रण, बुद्धि रासो जो कि जलह के द्वारा, कवि जलह के द्वारा, और विजयपाल रासो है जो नाला सिंह के द्वारा लिखा गया। विगत, विगत का मतलब क्या होता है? विगत का मतलब जो बीत गया वो विगत है। तो विगत जो बीत गया है उन घटनाओं को, इतिहास की उन महत्वपूर्ण घटनाओं और आंकड़ों को इसमें लिखा गया था, वो है जो अपने विगत की शैली में साहित्य लिखा गया था। जैसे कि मारवाड़ परगनारी विगत किसके द्वारा लिखा गया था? मुणोत नैणसी के द्वारा। मुणोत नैणसी के द्वारा मारवाड़ परगनारी विगत, इसमें है ना प्रत्येक परगने की आबादी, रेख यानी कि उस समय कौन कौन से कर थे, भूमि किस प्रकार की थी, फसलों का क्या हाल था, उसके अलावा सिंचाई साधन, ये इन सब की जानकारी किसमें मिलती है अपन को? मारवाड़ परगनारी विगत में। तो ये है अपने विगत शैली की प्रमुख रचना है, ठीक है। ये विगत शैली का प्रमुख उदाहरण है मारवाड़ परगनारी विगत जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? मुणोत नैणसी के द्वारा। प्रकाश शैली, प्रकाश का मतलब क्या होता है? उजाला होता है, ठीक है। तो प्रकाश है जो व्यक्ति या वंश विशेष की उपलब्धियों या फिर किसी घटना विशेष पर प्रकाश डालने के लिए जो कृतियां रची गई थी उनको प्रकाश शैली में रचित रचनाएं कहा गया, ठीक है। व्यक्ति या वंश विशेष की उपलब्धियां या फिर घटना विशेष पर प्रकाश डालने के लिए जो साहित्य रचा गया था वो प्रकाश शैली में था। जैसे किशोरदासरा राजप्रकाश, किशोरदासरा राजप्रकाश, इसके अलावा आशिया मानसिंह का माँ यश प्रकाश, आशिया मानसिंह का माँ यश प्रकाश, और कविया कर्णिदान का सूरज प्रकाश, कविया कर्णिदान का सूरज प्रकाश। ये हो गई अपने रासो, विगत, प्रकाश शैली। इसके अलावा हो गई अपने मर्ष्या शैली। इसी के साथ में अपने गद्य और पद्य की शैलियां और विधाएं हो गई कंप्लीट। अपन अगली क्लास में करेंगे एक एक रचनाओं को लेकर के डिटेल में चर्चा, और कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि थे, इन सब की रचनाएं कौन कौन सी है, और इन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टॉपिक कंप्लीट होते ही वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में बाकी बच्चे राजस्थान के साहित्य के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।